आरसी सर्किट। कौन सा सर्किट? कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट। पोटेंशियल किस में लीड करता है? इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमने आप सर्किट में बताया था ये हो गया। ध्यान सुने अब और देखते ध्यान से। अगर जितने भी सर्किट में आपको अभी तक पढ़ा चुका सुने ध्यान से। प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव। यस और नो? यस सर। सब लोग जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस आई थी 1/ωc, इंडक्टिव रिएक्टेंस आई थी x ωl। कितनी आई थी? एक्सेप्शन में डिनोट करता है। फिर इंपेडेंस हमने आरसी से निकाली जो z आया √r² + xc²। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिफोर गोइंग टू LR सर्किट, बिफोर गोइंग टू ये बीच में एक चीज और इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो शुरुआत में करी जा सकती है, मैं फील कम आती इसलिए यहां पे कर रहा हूं। हमें इतने 4 सर्किट पढ़कर ये समझ में आ गया। जैसे प्योरली रेजिस्टिव था, उसमें V और I में एंगल 0 था। फिर हमने मान ली प्योरली कैपेसिटिव पढ़ा था। कैपेसिटिव में करंट लीड करता है तो वोल्टेज अगर इधर था तो करंट ऊपर था, 90 डिग्री था ऊपर। ऐसे अगर इंडक्टर ले तो उसमें नीचे था, है ना। फिर हमने आरसी सर्किट पढ़ा। कौन पढ़ा? आरसी सर्किट पढ़ा तो उसमें I थोड़ा सा आगे था, I थोड़ा सा आगे था, पर वो 90 आगे नहीं था। क्या कुछ आगे था? उधर 10 5, उसमें 5 की वैल्यू आई थी XL/R। आई थी कि नहीं आई थी? यहाँ तक की बात लेवल कर चुके थे। असलियत में इस पूरे खेल में जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आपके घरों में जितने भी सर्किट लगे हुए हैं, उन सब में बेसिकली बात होती है एनर्जी की। किसकी? तो पावर क्या है, कितनी एनर्जी आ रही है, क्या है। तो लिखिए पावर एंड एनर्जी इन AC सप्लाई। पावर एंड एनर्जी इन AC सप्लाई। अब एक बात हम समझें, मान लीजिए कि E है E0 sin ωt। E0 sin मान लेते हैं, क्या बात है भाई। अब जब ये किसी भी सर्किट से लगाया जाएगा, सर्किट क्या क्या हो सकते हैं समझे। प्योर R, प्योर C, प्योर L, LR, RC, LC, LCR, या कुछ भी हो सकता है। पर कुछ भी हो, क्या करंट की इक्वेशन कुछ इस प्रकार की शायद होगी, I बराबर I0 sin ωt + 5। वो 5 नेगेटिव हो सकता है, होगा तो कुछ ऐसे। अब किसी भी इंस्टेंट पे जो बैटरी पावर देती है, जो बैटरी वो क्या होती है? EI। मैं पूछूं किसी भी टाइम t पे क्या पावर है, तो EI। E कितना और I कितना? बोलो ये बात तो मानते हो? कैसा भी सर्किट हो, ये 5 डिपेंड करेगा भाई सर्किट कौन सा, वो एक अलग बात है। पर वास्तविकता में तो इक्वेशन ऐसी होगी, बोल यस और नो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो हमने लिखा E0 sin ωt, E0 sin, अगर आप ध्यान दें तो ऐसे लिख दिया जाएगा E0 I0 sin ωt into sin ωt + 5। sin ωt प्लस, अरे नहीं आया, अरे पक्की बात, ऐसे अपने लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और ध्यान। ये पावर एट एनी टाइम t है। अगर आप ध्यान देखो तो इसे क्या लिखोगे? E0 I0 sin ωt को लिखेंगे sin ωt cos phi प्लस cos ωt sin phi। यस और नो? तो देख sin ωt cos phi, sin के अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। फिर आएगा sin ωt cos ωt, तो लिख सकते हैं sin 2ωt/2। अगर तुम्हें नहीं आया sin phi, तुम्हें समझ नहीं आया, मैं डायरेक्ट लिख दिया। आया नहीं आया? समय के साथ ये टर्म चेंज हो रही है, ये टर्म चेंज हो रही है, पर cos phi sin phi चेंज, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब जो ये पावर है ये इंस्टेंटेनियस पावर है। क्या है? हमें इंस्टेंटेनियस से मतलब होता है एवरेज। अच्छा, ये बहुत लंबी लंबी साइकिलें चलती जा रही है, तो टोटल एवरेज निकालने के लिए क्या एक साइकिल में निकाल लो? किसमें निकाल लो? तो मुझे पावर थोड़ी चाहिए होती है, ऐसे कोई किसी भी टाइम में 2 सेकंड में पावर नहीं, हमसे पूछी जाती है एवरेज पावर। क्या चीज? तो हम समझते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कि एवरेज पावर जो होगी वो होगी इंटीग्रल ऑफ P dt, इंटीग्रल ऑफ P इज अ फंक्शन टाइम t, P dt by इंटीग्रल ऑफ dt, इंटीग्रल ऑफ P dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ, अरे कभी तो हाँ ना बोलो। इंटीग्रल ऑफ P dt अपॉन इंटीग्रल dt, क्या करें क्या करें क्या करें, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह 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 वाह। अब सोच, जब तू ये करेगा तो सोच E0 I0 cos phi तो बाहर आ गया, इसमें जब तू ये लगाएगा तो sin स्क्वायर का एवरेज हाफ आएगा। अरे तो पहले भी कर चुके हैं यार।
क्या आई स्क्वायर आरएमएस में कर चुके हैं? इसका एवरेज क्या आया था? हाफ। क्या आया था? अच्छा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 का एवरेज क्या है? 0। साइन का एवरेज पूरी साइकिल के लिए क्या होता है? यार तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? डायरेक्ट लिख दूं या पूरा सॉल्व करूं? क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज पहले निकाल चुके हैं? अरे हाँ ना बोल। तो जब उसको करेगा तो ये वैल्यू आएगी ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाई 2 प्लस 0। ये तो 0 आ जाएगा ना? ये क्या आ जाएगा? 0। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर एवरेज का फॉर्मूला आया ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 cos 5। ये 5 वास्तविकता में v और i के बीच का एंगल है। अरे किसके बीच का एंगल है यार? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। किसके बीच का एंगल है? v और i। e नॉट बाई रूट 2 क्या है? e RMS। i नॉट बाई रूट 2 i RMS cos 5। क्या एक नई टर्म आने लगी cos 5? इसे ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई में बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? अगर कभी आपने बिल देखे हो आपने स्टडी की तो उसमें एक फैक्टर लिखा होता है पावर फैक्टर। क्या लिखा होता है? अगर आपके घरों में जो आप अप्लायंसेस यूज कर रहे हो उनकी वजह से अगर पावर फैक्टर 0.9 से कम हो जाता है तो सरकार आप पे पेनल्टी लगाने लगती है। ऐसा आपको पता नहीं है पर ऐसा होता है। और अगर आप पावर फैक्टर अच्छा रखते हो, अगर आप पावर फैक्टर अच्छा रखते हो, जितना बड़ा रखोगे ये पावर जितनी सरकार देगी उतनी आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हो। तो सरकार ये कहती है ठीक है आप पैसे दे रहे हो उसके, पर आप वेस्ट कर रहे हो अगर तो हम आपसे पेनल्टी लेंगे। भाई मान रहे हैं हम पैसे दे रहे हो उसके, पर रिसोर्सेज तो सरकार के हैं। अरे यार, तो जो पावर गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है वो कहती है कि आप उसे यूज करिए, उसे वेस्ट। ये पावर फैक्टर ये बताता है जितना बड़ा ये पावर फैक्टर होगा, जितना ये 1 के पास होगा, इसका मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी को आप यूटिलाइज। आपने सर्किट ऐसा बनाया है यहाँ पे, आपके घरों में आपने ऐसा सर्किट बना रखे हैं ताकि वो सारी एनर्जी कंज्यूम लॉस। भाई मान लीजिए सरकार ने आपको दी है 2 जूल एनर्जी, कितनी थी? जबकि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में 1.5 की यूज ली, बाकी वेस्ट हो गई। तो फिर आपके भी काम नहीं आई, सरकार से भी वेस्ट हो गई, सरकार की तो फिर आप पे पेनल्टी लगाती है। तो सरकार ये कहती है कि आप जैसे अपने पंखे हैं, लाइटें, जैसे एक्चुअली क्या है पावर फैक्टर खराब होते हैं जनरली बड़ी बड़ी मशीनरीज के, जैसे एयर कंडीशनिंग मशीन है तो इनके लिए हमें कैपेसिटर बैंक लगाने पड़ते हैं। अब जैसे इन वाली बिल्डिंगों में तो खैर तुमने नहीं देखा होगा, उस वाली बिल्डिंग में कभी तुम आए हो तो नीचे वाइट कलर के पैनल लगे हुए हैं, तो कैपेसिटर बैंक से बड़ी बड़ी मशीनों के कैपेसिटर मतलब वो बेसिकली पावर फैक्टर को सही करते हैं। मैं उसकी डिटेल में किसी में नहीं जा रहा हूँ, दैट इज नॉट इन योर कोर्सेज, बट ऐसा रियलिटी में करा जाता है। जैसे जब हम बिल्कुल शुरुआत में बिल्डिंग चालू हो रही थी तो 80-80 हज़ार रुपये पेनल्टी आ जाती थी अगर आपको सर्किट जैसे इसकी अपने लिफ्ट की मशीन्स, ये एयर कंडीशनिंग जैसे उधर एयर कंडीशन लगे हुए हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं। जैसे 3 फेज मोटर्स जो होती हैं, 3 फेज मोटर्स के बारे में मैंने कभी याद कर एक बार बोला था, 3 फेज मोटर करंट सिटी में बोला था। हमारे घर में कनेक्शन कैसे आते हैं? 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। 3 फेज आते 3 फेज है, पर हमारा सिंगल फेज से सब चल जाता है। बड़ी बड़ी मशीनरी चलानी होती है तो उनके लिए 3 फेज मोटर लगानी पड़ती है। उनके पावर फैक्टर बहुत अच्छे होते हैं, फिर उनको अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी जाती है, अलग अलग सेटअप है, अलग अलग तरीका है। सो अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, फिर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए पावर फैक्टर, अगर हम चाहते हैं कि सरकार जो हमको एनर्जी दे रही है वो यूज़ करे तो पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए, बेकार होना चाहिए। बिल देखना हमने इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें पावर फैक्टर लिखा होता है। नॉर्मली जो हमारे घर में चीज़ें होती है ना, ये छोटे मोटे एसी ये सब, तो इनके पावर फैक्टर पहले से ही बनाने वाले ध्यान रखते हैं कि पावर फैक्टर अच्छा हो, पावर फैक्टर खराब होना ध्यान रखते हैं। और बड़ी बड़ी मशीनरी में अगर ध्यान नहीं रख पाए और लगाने वाला सिस्टम बहुत प्रॉपर्ली नहीं लगा पाए तो आपके सर्किट का पावर मतलब आपके पूरे घर का या बिल्डिंग्स का पावर फैक्टर खराब हो सकता है। अगर होता है तो फिर सरकार आपको पेनल्टी लगाती है, हर पावर फैक्टर के बिलिंग पे पावर फैक्टर पे आपके पेनल्टी आती है। और अगर आप अच्छा पावर फैक्टर दोगे तो सरकार आपको रिबेट भी देती है। ऐसा रूल है कि भाई आप अगर पावर फैक्टर 95% 0.95 के ऊपर मेंटेन कर रहे हो पावर फैक्टर, शानदार, इसका मतलब आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आपने इतनी बढ़िया चीज़ें लगाई है, सिस्टमेटिक ढंग से लगाई है, तो फिर आपको सरकार रिबेट भी देती है, पैसा रिवर्स होता है वापस। बिल देखा ही नहीं कभी, यूपी बिहार वाले बिजली का बिल देना पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो कभी बिल नहीं आया, बिजली जरूर आती है। बिल देते हो? ये RMS कॉस्ट आई, पावर फैक्टर, क्या चीज? इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। अगर खैर आपके लिए ज़्यादा उसको लेन देना नहीं है, मतलब इसे बता दी बात एक्स्ट्रा। ये पावर फैक्टर कहलाता है RMS कॉस्ट। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए आपको अगर बात समझ में आए।
तेरे को अगर कोई भी सर्किट में आप बहुत ध्यान से देखो तो चल पहले इसे उतार फिर बताता हूँ, इसे उतार, ये सब उतार ले। ERMS, IRMS, cos phi कहते हैं पावर फैक्टर। ये एंगल है V और I के बीच का, ये एंगल है V और I के बीच का। तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट I नॉट कॉस पाई बाई 2 खत्म। अब चलो हो गई ये बात, अपने को समझ में आ गई। इसमें मैं वापस आऊंगा, पहले अपने जो 2 सर्किट बाकी है उनको और पढ़ लेते हैं। कौन से बाकी? वैसे 3 बाकी हैं, LR, LC और LCR। पहले अपन LR, LC और पढ़ लेते हैं, फिर इस पे थोड़ी चर्चा और करेंगे, क्योंकि खेल एनर्जी का है। खेल किसका है यार? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। खैर अपन ये बात समझते हैं, ERMS, IRMS, cos phi। देख ध्यान से, अब नेक्स्ट सर्किट लिखिए LR सर्किट। RC पढ़ा था, LR पढ़ा था पहले? RC। लिखिए LR सर्किट, LR सर्किट, LR सर्किट। वही वैसी बात जैसे आपने पहले वो पढ़ा था ना RC सर्किट। एक बार 1 मिनट दे रहा हूं, पूरा RC सर्किट रिवाइज करो ताकि तुम्हें रिपीट टेलीकास्ट लगे। RC सर्किट रिवाइज करो, RC सर्किट रिवाइज करिए, रिपीट टेलीकास्ट टाइप चीज होगी। RC सर्किट रिवाइज करिए, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डिस्टर्ब मत हो, 1 ही मिनट है, 15 सेकंड तो निकल भी गए। घड़ी बहुत धीरे चल रही है। हो गया? अरे पढ़ लिया? देखो LR सर्किट, कौन सा सर्किट? कोई अपन जो पढ़ा, ऐसे R ले लो, ऐसे क्या ले लो L। अब अपने को समझ में आता है कि अपने को करना क्या है। मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर करंट आ रहा है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट, तो यहाँ पे प्लस माइनस VR, यहाँ पे प्लस माइनस LDI बाई DT। कुछ याद है कि भूल गए हो? ये अपना हुआ VL, सबने बोला ठीक, कुल में तो ठीक। तो अपना E की जो वैल्यू होगी वो होगी VR प्लस VL। क्या होगी? VR प्लस, अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अगर अपन बात करें तो VR प्लस VL, VR प्लस VL, तो क्या सही तो बताओ? अरे सही तो है। अब इंडक्टर में कौन लीड करता है? पोटेंशियल। ये I नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्या I VR के लिए होगी I नॉट R साइन ओमेगा टी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। VL क्या लिखेंगे? I नॉट XL साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मुझे नहीं आया, ध्यान से देख। तो I नॉट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है? ध्यान से देख, चलो मुझे बताता हूँ। क्या इन दोनों को वेक्टर की तरह जोड़े? किसको? I नॉट R और I नॉट XL। तो I नॉट R इधर ले लो, तो I नॉट XL कहाँ ले लो? ऊपर। तो याद कर, हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, I नॉट को लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इन दोनों के रिजल्टेंट ऐसे आएगा? क्या इसे अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इसे क्या बोलेंगे? Z। Z क्या होता है? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ द XL की वैल्यू होती है ओमेगा L। ये एंगल कहलाएगा फाई। क्या कहलाएगा? फाई। नहीं आया? अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो कुल मिला के जो अपना E आएगा, तो क्या आएगा? E। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, तो E दिया, तो इसकी जो वैल्यू आई वो क्या लिखेंगे? I नॉट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। देख, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई की कितनी है? 10 इनवर्स XL बाई R। मुझे लगा है तुम्हें आया, तो 10 इनवर्स XL बाई R। अरे नहीं आया? अगर आप बहुत ध्यान देखो, आप करंट को हॉरिजॉन्टल ले लो तो वोल्टेज आगे कि पीछे? अगर आप करंट को हॉरिजॉन्टल ले लो तो वोल्टेज आगे पीछे? आगे पीछे, आगे पीछे, कोई बुराई।
जैसे आप बनाना चाहो करंट को इधर बनाओ तो वोल्टेज कहाँ हो जाएगा, आगे। कितना आगे, 5। अब ध्यान देना, कभी मैं आई या बना रहा हूँ, कभी वी बना रहा हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे। जनरली वैसे इधर आई बना लो, इधर क्या बना लो, तो अगर इंडक्टर होगा तो वी ऊपर चला जाएगा और कैपेसिटर होगा तो वी नहीं आया। पर कोई ये फिक्स तरीके नहीं, आपको जैसे अच्छा लगे, आपको जैसे अच्छा लगे। मैं चाहता तो वी ऐसे बना दो तो आई नीचे चला जाता, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बेसिकली ये पता होना चाहिए कौन आगे और कितना आगे, कौन आगे और कितना आगे। तुझे मेरी बात समझ? तो ऐसे लिख दिया वी और आई, तो अपनी इक्वेशन आ गई। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ऐसे अपने को समझ में आना, क्या फील आई थोड़ी थोड़ी? जेड पूछ ले, ये पूछ ले। मैं अगर एक सवाल कराऊंगा, क्या सब लोग कर पाओगे? मिलके करेंगे, पहले से होता है। चलो एक सवाल करते हैं, मिलके अच्छा लगेगा। देखिए, मान लीजिए आपको बोला जाए एक रजिस्टर ऐसे, मैं अपन मिलके करते हैं। मैं जो छोटी छोटी चीज पूछूंगा सब लोग बताएंगे मुझे, छोटी से लेकर टफ सब पूछ लूंगा मैं एकदम। मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम, कितनी है 6 ओम। एक्सेल आपको बोल दिया 8 ओम, कितना 8 ओम। मान लीजिए बोल दिया E बराबर 20 sin ओमेगा t, 20 sin ओमेगा t। अब तो सिंपल लेते हैं, पारगमल सिंपल लेंगे। तो जो मैं बोला चमका। चलिए खुद बताइए, सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? ये रब कर दूं? अरे रब कर दूं? अरे पक्की बात है ना। सबसे पहले z निकालना चाहिए, उसमें सारी बातें क्लैरिटी दे दी। मैं तो पता है सिंपल एक तरीका कर रखा है मैं तो जैसा भी कभी भी सर्किट आए। क्या सबसे पहले इसमें बताओ E0 कितना? क्या सब लोग बोलते जाएंगे E0 ERMS 20/10√2 लिख दूं। अब बात आती है z निकालने की। क्या निकालने की? z निकालने के लिए मैं कुछ चीजें रट रखी है सिंपल। r को बनाओ ओरिजेंटल, r को बनाओ एक्सेल कहां बनेगा? एक्सी नीचे। ऐसा इसलिए क्योंकि r के मैंने एक स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया खुद के समझने के लिए। क्यों अगर आर की तरफ ही क्या करंट होगा? सोच के आर की तरफ कौन होगा? एक्सेल कहां लो, एक्सी कहां लो, स्टैंडर्ड कर लो। नहीं आया, अरे नहीं आया, पक्की बात। अपने आप सब होता जाए। अब देख इधर आर कितना है 6 और ये कितना है रिजल्टेंट कितना है कितना है ओ, तो क्या जेड हो गया 10। जेड कितना हो गया? ओह, ये एंगल कितना? ये एंगल कितना? ये एंगल कितना? ये एंगल नहीं बता पा रहे। ये 6 8 ये 10, तो ये एंगल कितना कितना? अभी भी गलत बोल रहे हैं यार, ये तुम एंगल निकाल पाए 53। ये कौन सा एंगल होता है? कौन कितना एंगल है? 53। ध्यान से देखो तो इंडक्टर में कौन आगे होता है? यानी कि अगर करंट लो इधर तो पोटेंशियल होगा आगे, और कितना आगे होगा? 3 पाई। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, ऐसा जेड निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आई नॉट सब लोग बोलेंगे दो कैसे? क्या आई नॉट इज ई नॉट बाई जेड? आई नॉट इज, अरे तो इतनी देर से पढ़ रहे हैं। आई नॉट बराबर ई नॉट बाई जेड होता है, पर आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल्स टू ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बाई जेड नहीं आया। आई नॉट के लिए कितनी आई? 2। कितनी आई? आई आरएमएस, आई आरएमएस अरे वाह, नहीं आया नहीं आया। अच्छा कोई आपसे पूछ ले Z आ गया, I नॉट आ गया, IRMS आ गया, ERMS आ गया। अच्छा बताइए पावर फैक्टर, सब लोग बोलिए। अरे पावर फैक्टर, अरे पावर फैक्टर सब लोग बोलेंगे। क्या पावर फैक्टर इज cos फाइव? cos फाइव का मतलब 53, cos 53, 3/5 का मतलब क्या 0.6 कितना? अरे नहीं आया। कोई आपसे पूछ ले पावर एवरेज, अभी फॉर्मूला पढ़ा ERMS IRMS cos फाइव। यार मुझे लगा नहीं आया। तो IRMS कितना?
ये ERMS कितना, ये क्या, ये 20 इंटू 0.6 12, ऐसे लिख लेता हूँ 10√2 इंटू √2 इंटू 0.6, आंसर कितना 12 वॉट, 12। ओ भाई साहब पावर भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गया। कोई आपसे पूछ ले कि I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, बताइए करंट वोल्टेज से पीछे कि आगे, करंट वोल्टेज से पीछे आगे, तो 53 प्लस होगा माइनस I बराबर I0 कितना 2 साइन ओमेगा t माइनस 53। तुम्हें दूर दूर तक समझ, अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया। अच्छा मैं तो कह रहा हूँ कोई आपसे और टफ पूछ ले, हालांकि इतना पूछता नहीं है, कोई आपसे पूछ ले पोटेंशियल अक्रॉस R एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या पोटेंशियल अक्रॉस R एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t सिंपली IR, ये सिंपली, क्योंकि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट में कोई फेज नहीं आया, तो क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 6 12 साइन ओमेगा t माइनस 53। कोई आपसे पूछे पोटेंशियल अक्रॉस L एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो I0 XL, I0 कितना होगा 16 साइन। अच्छा करंट और इंडक्टर में पोटेंशियल में कितना फेज होता है 5/2, कौन आगे, कौन आगे, पोटेंशियल। तो 16 साइन ओमेगा t माइनस 53 प्लस 90। ये बातें पता है अमूल पूछी नहीं जा सकती, मतलब टफ होती है बहुत, पर आप लॉजिकली समझो, अगर समझ आ जाए तो कोई खास बात नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? क्या पूछेगा भैया, पावर फैक्टर पूछ ले, करंट पूछ ले, ERMS पूछ ले, ये पूछ ले, वो पूछ ले, हमें सब कुछ निकालना आना। मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया, उतार। तो अगर बहुत ध्यान से देख तो cos फाई जो लिखा जाएगा ना, उसको ऐसे रख सकते हो आप R/Z। cos फाई को क्या रख सकते हो R/Z, क्या रख सकते हो, देखिए RC में भी काम करेगा। cos फाई को रख लो R/Z, R/Z। तो जो भी तूने पढ़ा उसमें देख, अगर तू बात करें प्योरली रजिस्टर सर्किट, तो इसमें पावर फैक्टर cos फाई क्या होगा R/Z, Z कितना होगा इसमें R लिखा है, इसमें क्या होगा R। अरे नहीं आया तो इसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा। अगर इंडक्टर लो तो R कितना, अगर सिर्फ इंडक्टर लो तो R कितना, अरे कितना, अरे R कितना 0, तो इसका पावर फैक्टर कितना है 0। इसीलिए कह रहा हूँ प्योर इंडक्टिव सर्किट होते, अरे उसमें रेजिस्टर तो होगा ना, तो ये वास्तविक सर्किट नहीं होते, इसलिए ज्यादा आते भी नहीं है। अगर प्योर कैपेसिटर हो तो 0, अगर RC हो तो वही R/Z, और अगर LR हो तो R/Z। तुम्हें मेरी बात समझ, इसमें देखो तो I और V में एंगल 0 है, इसमें देखो तो I और V में एंगल 90 है, इसमें देखो तो I और V में एंगल फिर 90 है, इसमें देखो तो I अगर इधर है तो वोल्टेज पीछे है और ये फाई है, और अगर इसमें अगर देखो तो I अगर इधर है तो V आगे है और ये भी फाई है। इसमें भी tan इनवर्स फाई इक्वल्स टू XC/R। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं आया ना, अरे नहीं आया ना, अरे नहीं आया ना।
इसको कई फॉर्मेट में लिखा जा सकता है पावर के फॉर्मूले को, इसलिए आपको सारी कहानी बता रहा हूँ। जैसे मुझे याद है, आपको याद होना, एक मिनट, तुम्हें बात समझ आई कि सन्नाटे में हो? अरे आई कि नहीं आई, है ना? अगर हम पावर के बारे में देखें तो हमें समझ में आएगा ERMS, ये तो हमें समझ में आता है ERMS = IRMS × Z। किसी भी जनरल सर्किट के लिए क्या ERMS = IRMS × Z लिख सकते हैं? yes, और हम जानते हैं कि पावर होती है ERMS IRMS cos phi। cos phi को क्या लिख सकते हैं? R/Z। अच्छा सोचो, IRMS को क्या लिख सकते हैं? ERMS/Z। तो कैसे ऐसे नहीं लिख सकते? E² RMS R/Z²। डिपेंड करता है आपको डेटा में क्या दे रखा है, जिस हिसाब से दे रखा हो उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएं। कभी अगर ERMS दे रखा हो तो कैसे लिख सकते हैं? I² RMS, इसको लिख लो IRMS/Z। तो क्या Z ने Z को, तो आंसर क्या गया? I² RMS × R। तो ऐसे भी यूज ले सकते हो, ऐसे भी यूज ले सकते हो, ऐसे भी यूज ले सकते हो, और ऐसे भी यूज ले सकते हो। जो आपसे पूछे, जैसे आपसे पूछे, आपको क्लैरिटी होनी। मुझे ऐसा क्यों लगा, तुम्हें मेरी बात समझ अरे आई कि नहीं आई? उतार लीजिए। तो ERMS IRMS cos phi, ERMS IRMS R/Z। हिचकाऊं 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 हिचकाऊं। हाँ भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ भाई, E² RMS R/Z उस्मा आजकल मैं उसमें मेरे आजकल मैं ऐसा उसमें है। तो I² RMS R, E² RMS R/Z², ERMS IRMS R/Z, ERMS IRMS cos phi। तुम्हें मेरी बात समझ? मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? ये सर्किट था LR सर्किट। कौन सा? LR। किसी भी सर्किट में अगर हमसे पावर फैक्टर पूछ ले तो हमें निकालना आना चाहिए। पावर फैक्टर ऐसे निकाला जाता है। किसी भी सर्किट में पूछा तो जिन ऐसे सर्किट वास्तविकता में होते ही नहीं होते, इन्हें सही होता तो इनके आने के चांसेस नहीं है। सर्किट यही आएंगे, या तो ये आएगा या फिर आएगा LCR। कौन सा? LC भी नहीं आएगा। LC वास्तविकता में हो सकता है क्या? क्योंकि L और C जहां पे भी होगा वहां पे रजिस्टर, या सर्किट में रजिस्टर होना कंपलसरी है एक तरीके से सोचो तो। बिना रजिस्टर से कैसे सर्किट बनेगा? रजिस्टेंस होना। तो प्रैक्टिकल अगर बात करें तो कौन से सर्किट प्रैक्टिकल है? प्योर रजिस्टिव, जो तो जिसके आने का क्या लॉजिक है? भाई ये थोड़ी पूछेगा 5 ओम का रजिस्टर है, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, बताओ करंट क्या है ना? तो इसके आने का लॉजिक नहीं है, ये होते नहीं है। इसे सवाल आपके 3 भी आ सकते हैं, या तो आएगा RC पे, या आएगा LR पे, या फिर किस पे आएगा? LCR। फिर तो जो मैं बोला चमका। खैर, तो अपन LCR पे चलने से पहले अपन एक जो छोटी मोटी चीजें छोड़ी और बाकी उसको देख लेते हैं। क्या पावर फैक्टर सबको अच्छे से समझ में आया है? एक्चुअली LR सर्किट का एक यूज और हो सकता है, LR सर्किट का एक यूज और हो सकता है। कैसे मैं आपको समझाता हूं, चलिए देखिए। देखो, इसे कहते हैं चोक कॉइल। क्या कहते हैं? चोक कॉइल। चोक कॉइल सुना है कहीं? इसमें वो चुनाव को सुना होगा। अरे चोक खराब हो गई लाइट की, अब तो रेडी आने लग गई ज्यादा, बट सुना ट्यूबलाइट में चोक होती है, वही चोक की बात हो रही है। जो बोलते हैं चोक कॉइल, क्या बोलते हैं? एक्चुअली ऐसा समझ कि मान लीजिए हमें चोक वाली लाइटें थी, है ना? अब हुआ है कि हमारे घरों में सप्लाई कितनी आती है? अब तूने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो इफेक्टिव तो है, बढ़िया भी है, लाइट बढ़िया है, पर साला इसके साथ तकलीफ ये है कि 220 वोल्ट नहीं झेल पाती। ये चलती 20 वोल्ट पे, ऐसा समझ। पर हमारे घरों में सप्लाई कितनी है? इसको कितनी चाहिए? तो 220 लगा दोगे तो क्या होगा? निपट जाएगी। पर मेरे घर में सप्लाई कितनी है? तो और ट्यूबलाइट पे लगा दूंगा तो 20 की औकात है उसकी, तो उसको 200 ज्यादा दे दिया, निपट गई वो।
तो हमने सोचा यार मैं चाहता हूँ साला ऐसे मान लीजिए ऐसे ट्यूबलाइट है हमारा, ये बेचारी कम झेल पाती है, हमने सप्लाई लगा दी। अब तो इसमें वोल्टेज कम है, इसमें क्या कर लेना चाहिए? नॉर्मल बच्चे ने बोला सर उसमें क्या है, रजिस्टर लगा लो। रजिस्टर तो इसके क्रॉस ड्रॉप आएगा कि नहीं आएगा, और इसके क्रॉस भी आएगा, तो इसके क्रॉस कम होगा कि नहीं होगा? तो बोलेगा देखो सर कम हो गया। अरे कम तो हो गया, पर ये रजिस्टर तो अनवांटेड है। क्या कमरे में हीट पैदा करेगा? I²R क्या पैदा करेगा? हीट कितनी? I²। ओ अच्छा, पैसे भी लग रहे, पैसे तो लग ही रहे, और साला कमरा गर्म हो रहा है जो अलग कमरा, तो फायदे का सौदा नुकसान। तो रजिस्टर लगाना समझदारी नहीं है। अगर हमें पोटेंशियल ही ड्रॉप करना है, तो किसी ने बोला तू ना इंडक्टर लगा लो। क्या लगा लो? इंडक्टर में लॉस तो नहीं होगा, रजिस्टर में तो लॉस होता है, इंडक्टर में लॉस। पर वास्तविकता में इंडक्टर अकेला आएगा या थोड़ी रेजिस्टेंस भी उसके साथ आएगी? तो उसके साथ वास्तविकता में ये सेटअप बनता है, इसको कहते हैं चॉक कॉइल। इसका बेसिक पर्पस क्या है, चलो खुद बताओ। चॉक कॉइल का पर्पस ये कि ये पोटेंशियल ड्रॉप ले भी ले और ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस, ये वो ले भी ले, क्या चीज? पोटेंशियल, ताकि हम हमारे कंसेक्यूटिव सिस्टम में पोटेंशियल को ड्रॉप। So if there is a requirement of dropping a potential about a particular thing, we can attach a choke coil with it, which can make sure, and if the supply is a larger value, then the choke coil ensures that the potential should be dropped over it, but the energy losses should be minimum. क्या समस्या और समस्या का समाधान समझ आया है? समस्या ये थी कि जो मेरी ट्यूबलाइट थी उसकी औकात उतनी नहीं थी जितनी सप्लाई हमारे पास थी। चॉक कॉइल ने करा कि उसकी सप्लाई के वोल्टेज तो कम कर दिया, पर खुद में भी ज्यादा लॉस। अब कैसे नहीं करा ये समझे। चॉक कॉइल क्या चीज? चॉक कॉइल। अब देख, इस सेटअप को चॉक कॉइल कहते हैं। चॉक कॉइल कभी भी आए तो समझ जा लीजिए, इट्स अ सिंपल LR सर्किट। चॉक कॉइल कभी भी आए तो क्या समझेंगे? इट्स अ सिंपल LR सर्किट। नहीं आया? नहीं आया। इट्स अ सिंपल LR सर्किट। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, रब्बाई देख। अब इसमें सिंपल, इसके में चॉक अगर मैं चाहता हूँ चॉक कॉइल ऐसे अगर आप इसको चॉक कॉइल को अच्छे समझने का प्रयास करें तो सोचो, देखो इसका cos फाई क्या है? R/Z। Z कितना? R² प्लस XL कितना होता है? ω²L²। सोच, इसके क्रॉस पावर ज्यादा होनी चाहिए कम? पावर कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए कम? पावर की बात करो, ज्यादा कम? वोल्टेज ज्यादा होगा अलग बात। अरे वोल्टेज तो क्या ड्रॉप हो रहा होगा यहाँ पे, सोचो तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा I, मान लीजिए सर्किट में बह रहा है I0 कितना, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा होगा? I0 Z, I0। अरे यस और नो? तो Z बड़ा होना चाहिए, Z तभी तो ड्रॉप। पर साला cos फाई कम होना चाहिए तभी तो पावर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है? IRMS into ERMS into, अरे नहीं, cos फाई छोटा होना चाहिए बड़ा होना? छोटा बड़ा? तो पावर लॉस अगर कम होना है तो cos फाई छोटा होना। आइडियल कंडीशन में क्या cos फाई 0 होना? अब cos फाई तो हो छोटा पर Z हो, ऐसा कब होगा? फॉर मिनिमम लॉसेस क्या cos फाई शुड बी स्मॉलर? नहीं आया। बट फॉर डिसेंट ड्रॉप अक्रॉस चॉक कॉइल Z should be decent, larger ना। Z होता है अंडर रूट ऑफ R² प्लस ω/L का होल स्क्वायर। अब सोच, cos फाई होना चाहिए छोटा और Z होना चाहिए। सोच ऐसा करने के लिए क्या होना चाहिए? R होना चाहिए छोटा
और एल होना चाहिए। तुम्हें नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आप क्या चाहते हो कि ड्रॉप तो हो जाए पर लॉस ज्यादा। लॉस कम करने के लिए पावर फैक्टर कम होना। नहीं आया? पावर फैक्टर कम होना तो cos पाई इक्वल टू आर बाई जेड, तो आर छोटा होना। आर छोटा होना चाहिए, पर अगर जेड को बड़ा रहना है तो एल बड़ा होना। तो जब भी अगर आपका चौक कॉइल का सवाल आए तो समझ जाओ इट्स अ सिंपल एलआर सर्किट। और याद रखो कई बार ये सवाल आ चुका है, अ गुड चौक कॉइल है। अब ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, अ गुड चौक कॉइल है, लो इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस हाई रेजिस्टेंस, लो इंडक्टेंस हाई रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों? बोलो क्लियर है? समस्या क्या थी? बोलो क्लियर है? समाधान क्या एलआर सर्किट ने दिया? कैसे दिया? बोलो समझ आया? उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? समझ आनी? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब जो अच्छा लगे वैसे लिखो, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब चौक कॉइल के बारे में आपको जो लिखना हो वो लिखिए। गुड चौक कॉइल है क्या होना चाहिए? हाई कैपेसिटेंस एंड लो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इधर देखिए, तो चौक कॉइल है, हाई इंडक्टेंस एंड ये क्वालिटी उसकी होनी। चौक कॉइल देखते ही क्या हम एलआर सर्किट समझ जाएंगे? है ना? ठीक भाई, चलिए बात खत्म हो। मैं आपको एक छोटा सवाल और दिखाता हूं जो प्रैक्टिकली लैब में यूज करें। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास एक इंडक्टर है, क्या है? ऐसे ही पढ़ा मिलेगा। ओके ओके, अगर इंडक्टर है उसे यूज लेना तो उसका एल भी पता होना चाहिए और आर भी। अब तू लैब में ले आया तो कैसे निकालेगा? उसका एक तरीका है, लिख लिख। An inductor, when an inductor is connected to 12 volt DC supply, 12 volt DC supply, when an inductor is connected to 12 volt DC supply, steady state current is 4 एम्पियर। कितने एम्पियर? फुल स्टॉप। If inductor is connected to 12 volt AC सप्लाई, AC में आगे लिख लो 50 हर्ट्ज। जब मैं ऐसा बोलता हूं, अच्छा सवालों की टर्मिनोलॉजी को समझो। मैं बोलूं AC सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट, तो 200 क्या है? E नॉट ERMS की E नॉट साइन ओमेगा टी? ERMS। जब मैं बोलूं कि मतलब अगर ऐसे में बोल रहा हूं ना कि 200 वोल्ट AC सप्लाई, तो 200 क्या चीज है? तो मैंने यहाँ पे 12 बोला तो क्या वोल्ट वैल्यू है? तो मैंने बोला क्या बोला मैंने? If inductor connected 12 volt AC supply at 50 hertz, then current in the circuit is 3 ampere. Then current in the circuit is 3 ampere. Find L and R. 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 देखना नहीं है मेरी तरफ, करना है। जैसे तो मेरी तरफ देख रहे हो, मैं करूंगा। क्या हमारी लैब में एसी सप्लाई डीसी सप्लाई दोनों होती है? तो हमने ये ऑब्जर्व करा उसको कि भाई 12 वोल्ट डीसी लगाई तो करंट इतना आ गया, 12 वोल्ट एसी लगाई
तो इतना आ गया। तो बताओ एल और आर क्या है? कई लोग तो परेशान, बात तो इंडक्टर की हो रही है, आर कहां से आ गया? अब इंडक्टर अगर बोला हो तो उसमें इंडक्टेंस भी होगी और रेजिस्टेंस भी होगी। तुम तो तेरे परदेसी छात क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो तेरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। हुआ ही नहीं। चलो बोलो, देख ध्यान से सोचो तो उसने क्या बोला तुम्हें? 12 वोल्ट, कौन सा वोल्ट? और स्टडी स्टेट करंट, कौन सा करंट? इसमें स्टडी स्टेट करंट का क्या t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आता है? हाँ, इंडक्टर पहले अपोज करता है, बाद में सपोर्ट। फाइनल करंट क्या होगा? एलआर सर्किट का फाइनल करंट क्या होगा? V बाई R। तुम्हें नहीं याद है तो कुछ नहीं हो सकता। एलआर सर्किट पढ़ाया है ना? इंडक्टर कैसे एक्ट करता है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे? कैसे एक्ट करता है? तो स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा? तो V बाई R होगी ना? आई कितना देर में? 4। V कितना है? तो R कितना आएगा? पहला टर्म तो यहीं से आ गया। अब उसने बोला 12, ये IRMS ERMS, और फिर उसने बोला करंट कितना? 3। ये 3 क्या वैल्यू? ERMS IRMS क्या है? तो IRMS की वैल्यू कितनी दे दी? 3। तो 3 इक्वल्स टू 12 बटे XLR की Z। क्या चीज? तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्या ये 2 पाई F, क्या ये F है? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई F, यानी कि 100 पाई। कितना? तो 100 पाई L का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन से क्या निकल आएगा? सवाल खत्म। It's a practical method which we use in the labs to calculate what? L and R. मुझे लगा ही नहीं तुमसे को आया। अरे आया नहीं आया? स्टैंडर्ड सवाल है। घबराइए मत, शर्माइए मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। आइए, एक तुम्हें समझ नहीं आया ना? अरे आया नहीं आया? चल नेक्स्ट देखो, एलसी सर्किट। हालांकि टाइम पास है पर सुन लो फटाक से। एलसी सर्किट, कौन सा सर्किट? एलसी सर्किट। देखिए एलसी सर्किट, एलसी सर्किट क्या कहता है भाई? एलसी सर्किट क्या कहता है भाई? एलसी सर्किट कहता है कि एलसी सर्किट कोई एल और सी। अब क्या ये वास्तविकता में आएगा या नहीं आएगा? नहीं है। फिर भी एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। अगर हम आर होता, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, अगर अपना आर होता तो इधर बनाते, पर आर तो है ही नहीं, डॉट डॉट लाइन बनाते। एक्सेल किधर? ऊपर। एक्सी किधर? नीचे। तो जेड कितना बचेगा? एक्सेल माइनस एक्सी का मॉड। एक्सेल बड़ा हुआ तो ऊपर, एक्सी बड़ा हुआ तो नीचे। नहीं आया। अगर एक्सेल डोमिनेट करेगा तो वोल्टेज आगे होगा। अगर एक्सेल बड़ा हुआ किससे? एक्सी से। तुम्हें नहीं आया। अगर एक्सेल बड़ा हुआ एक्सी से तो जेड की वैल्यू होगी एक्सेल माइनस एक्सी। और अगर इंडक्टर लीड करता है तो क्या करंट और वोल्टेज में एंगल 90 डिग्री हो जाए? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। और अगर एक्सी बड़ा है किससे? एक्सेल से। पहले तो समझ ही नहीं पा रहे कहां सी कहां एल। क्या कह रहा है? हाँ, Z इक्वल्स टू XC
माइनस एक्सएल। अब कौन लीड करेगा? करंट। और वोल्टेज कहाँ होगा? नीचे। क्या दोनों केस में पावर फैक्टर 0 है? दोनों केस में पावर फैक्टर। अब जैसे सिचुएशन आया वैसे कर लेना, पूरा बता कि समझ आ गया है। अरे आया कि नहीं आया? क्या टाइम पास नहीं करता? आता तो है नहीं वो। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? अरे नहीं आया। आया नहीं आया? उतार लो। तो पूरा लीजिए, मरो। इधर देख, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट एक्सएल माइनस एक्स। ठीक वैसे ही होगा एक्चुअली। बोलो बातें चालू है। इधर कर ऐसे भी को बना रहा है। 50 पैसे का जेबरू लिया है, 2 रुपए का समोसा, पेन चवन्नी का। हाँ इधर तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल बाई एक्सी। इसका एक और जो ईएमआई के बाद भी पढ़ाया जा सकता था उसे बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। क्या चीज? जो पढ़ा रहा हूँ वो ईएमआई में भी पढ़ाया जा सकता है, यहाँ भी पढ़ाया जा सकता है। पर एलसी सर्किट की बात करता हूँ तो थोड़ी सी फील आ रही होती है, तो अपन एलसी ऑसिलेशन यही पढ़ लेते हैं। देखिए वैसे इसमें 2 टाइप के ऑसिलेशन होते हैं, एलसी ऑसिलेशन और डैम्पिंग एलसी ऑसिलेशन। डैम्पिंग ऑसिलेशन आपके बहुत कोर्सेज में नहीं, हम पढ़ रहे हैं एलसी ऑसिलेशन। क्या पढ़ रहे हैं? एलसी ऑसिलेशन। तो एक कॉमन ईएमआई इस कहीं पे भी से पढ़ सकते हैं, फिर वापस अपन एलसीआर सर्किट पे आ जाएंगे। हेडिंग डालिए एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुने। एलसी ऑसिलेशंस क्या है एक्चुअली, होता क्या है सुने अच्छे से, फिर उतार लेना। इंडक्टर में किस, अरे तुम्हारी तो इंडक्टर में किस फॉर्म में एनर्जी होती है? मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर? शाबाश। अच्छा इंडक्टर क्या अमिताभ बच्चन है मोहब्बतें का? जैसे परिवर्तन पसंद? अरे हाँ ना बोल। अब मान ले तेरे पास एक कैपेसिटर है जिसमें चार्ज था Q0 और ये कितना था? कहीं कोई रजिस्टर नहीं मान रहे हैं, आइडियल कंडीशंस मान रहे हैं, और ये इंडक्टर है। T इक्वल टू 0 पे तूने इसे क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज करेगा कैपेसिटर क्या चाहेगा कि पूरा चार्ज Q0 फ्लो करके यहाँ आ जाए और कैपेसिटर 0 हो जाए। तो वो एकदम से करना चाहेगा। अगर इंडक्टर नहीं होता तो खुद अरे यस और नो? तो वो तो चाहेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर ये होना है तो क्या करंट इनफाइनाइट हो जाएगा? पर ये बात किसको नहीं पसंद है? इंडक्टर कहता पागल है साले, इतनी जल्दी करंट बढ़ने दूंगा मैं तेरा? अरे यार हाँ ना बोल। तो इंडक्टर कहता है साले बढ़ना है तो धीरे धीरे बढ़ना है तो होता क्या है, जैसे क्लोज करते हो इसका चार्ज घटने लगता है Q, ये माइनस Q, और करंट बढ़ता रहता है। करंट बढ़ना चालू करते हैं धीरे 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 धीरे। क्या इसकी एनर्जी घट रही है? तो जा कहाँ रही? हाँ पहले स्क्वायर। हाँ या नहीं आया? और जैसे जैसे ऐसा हो रहा है चार्ज घट रहा है और करंट बढ़ रहा है। अब क्या हुआ कि कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो गया घटते घटते। इस समय करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? या नहीं आया? कैपेसिटर में फोन करा इंडक्टर, भाई साहब डिस्चार्ज हो गया, करंट 0 कर दो। इंडक्टर में ना पागल है साले तू, इतनी देर से साला करंट बढ़ा रहा था, कह रहा बढ़ते बढ़ते एकदम से 0 कर दूं। घटाऊंगा तो धीरे धीरे, घटाऊंगा तो घटाऊंगा तो धीरे धीरे घटाता, वो धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे घटाएगा तो इस पे चार्ज Q इधर और माइनस Q इधर। अभी चार्ज करंट घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है। और चार्ज घटते 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 करंट क्या हो गया? 0। वापस करंट क्या हो गया? 0। यहाँ चार्ज कितना आ गया? Q0। यहाँ कितना आया? माइनस। इंडक्टर ने फोन करा कैपेसिटर को, खुश, उसने बोला कद्दू खोद साले में तो फिर चार्ज हो गया, अब मैं डिस्चार्ज होऊंगा। अब मैं नहीं आया, अब मैं क्या होऊंगा? तो फिर वो डिस्चार्ज होगा। कैसे?
पर इंडक्टर बोलता है साले डिस्चार्ज होगा तो, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन है कहाँ का, जिसे परिवर्तन पसंद, प्यार करो पर अब करंट बढ़ रहा है। क्यों? और कोई बुराई वाली बात नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अब ये करंट बढ़ा, करंट चार्ज घटा, घटते घटते क्या हो गया, जीरो। इस समय वापस करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। करंट वापस क्या हो गया, मैक्सिमम। देखो डायरेक्शन को गड़बड़ नहीं करूँ, अरे हाँ ना बोले यार। फिर जैसे आई मैक्सिमम हुआ, कैपेसिटर ने बोला अब तो करंट जीरो बढ़ गया, इंडक्टर ने बोला साले पागल हो गया है क्या, फिर चार्ज बढ़ना चालू हो गया, Q और माइनस Q, और करंट घटना चालू हो गया। क्या इसके बाद वापस ये सिचुएशन आएगी? क्या ये साइकिल है? क्या ये प्रोसेस ऑसिलेट होता रहेगा? इसलिए इसे क्या बोलते हैं, LC ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसे क्या बोलते हैं, LC ऑसिलेशन। इसमें हो क्या रहा है, देख इस जगह एनर्जी कितनी है, Q0 स्क्वायर बाई 2C, ये जीरो। यहां कितनी, Q स्क्वायर बाई 2C प्लस हाफ LI स्क्वायर। यार तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया, सोच लो। अगर कोई रजिस्टर नहीं है तो लॉस, तो ये एनर्जी Q0 स्क्वायर बाई 2C के बराबर होना चाहिए। जब पूरा का पूरा I मैक्स हो गया तो इसमें एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो क्या ये बराबर होना चाहिए हाफ LI मैक्स स्क्वायर। क्या इनमें से कुछ भी पूछ सकता है? बोले अगर मैक्सिमम चार्ज इतना है तो बताओ मैक्सिमम करंट क्या होगा, क्या निकाल सकता है? अगर पूछ ले कि मैक्सिमम चार्ज इतना है, बताओ जब चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो I कितना है, क्या सवाल कर सकता है? क्योंकि क्या चीज कंजर्व्ड है, एनर्जी। LC ऑसिलेशन, कौन सा ऑसिलेशन? तो ध्यान से, तो ऑसिलेशन की बोला, अभी और फील आएगी तुम्हें जब मैं इक्वेशन लिखूंगा। तू अगर बहुत ध्यान से सोच तो अगर तेरे को फील आएगी इस बात की। देखिए फिर ये सोच, अगर यहाँ पे टाइम जीरो था तो सोच ये टाइम, और ये पूरा घूमकर वापस टाइम अगर t हो जाता है टाइम पीरियड, तो सोच ये टाइम t/4 है। अरे हाँ ना बोल, सोच ये क्या है, t/2 क्या है, t/2। सोच ये क्या है, 3t/4 और फिर ये t। तुम्हें मेरी बात समझ, प्रूफ भी बताता हूं। किसी भी जगह पे देख, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है Q/C, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है LdI/dt। तो Q/C LdI/dt इक्वल्स टू, अच्छा देख करंट बढ़ रहा है, करंट पर चार्ज, अगर I को मैं लिखूं dQ/dt की माइनस dQ/dt, I को dQ/dt माइनस dQ/dt, क्योंकि चार्ज घट रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस L d स्क्वायर Q/dt स्क्वायर इक्वल्स टू Q/C, दैट इज माइनस Q/LC, दैट इज d स्क्वायर Q/dt स्क्वायर प्लस Q/LC इज इक्वल्स टू 0। इट्स इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब d स्क्वायर x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अगर कभी भी अपने दिमाग सुनाया क्या इट्स इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जिसके एक्स जनरल समेशन क्या a sin ओमेगा t प्लस y होता है। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया, वही तो है। ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई, 1/√LC। अरे कितनी हुई, तो Q का जनरल सॉल्यूशन होगा Q0 sin ऑफ ओमेगा t प्लस phi, वेयर ओमेगा इज 1/√LC। The frequency of oscillation is omega is 2πf, omega is, अरे हाँ ना तो बोल, सही तो बोल रहा हूँ एकदम यार, अरे सही तो बोल रहा हूँ। तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t की जगह क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो ओमेगा की जगह तो 2πf लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 1/2π√LC। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? कुछ भी पूछना सब बता देता हूँ। एनर्जी पे पूछ ले तो एनर्जी पे, ऑसिलेशन पे पूछ ले तो ऑसिलेशन पे, टाइम पीरियड पे पूछ ले टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी पे, कुछ भी पूछ हमें सब आता है। पर जो मैं बोला क्या चमका, तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? उतार ले लाल मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे, मेरे सन्नाटे।
चलो मैं तुम्हें एक और, पहले तो क्या एलसी सर्किट, सॉरी एलसी ऑसिलेशन समझ आया है? कौन सा ऑसिलेशन है ये? एलसी ऑसिलेशन, क्लियर? मैं चलो तुम्हें एक अच्छी चीज और बताता हूँ, ध्यान से देखें। इधर देख, जैसे मैं ना तुझे एक बात पूछूं, जैसे कि लॉजिकली कि कोई भी सर्किट है, मान लो कि ऐसे ये रजिस्टर और ये इंडक्टर, ठीक? अब हमें बोला गया, समझे अच्छे से, कि इसके VRRMS की वैल्यू 3 है। कितनी है? 3 वोल्ट। और VLRMS की वैल्यू 4 वोल्ट है। तो ERMS की वैल्यू क्या होगी? 7, 5, 1, 4, 3। मैं तुझे 2 सवाल देता हूं। ये सर्किट है जिसमें बोला VRRMS की वैल्यू 3 वोल्ट है और VLRMS की वैल्यू 4। तो बताओ ERMS की वैल्यू क्या होगी? और ऑप्शन, मैं रुक तो जाओ, 2 सवाल देता हूं, बना देता हूं, सब लोग मुंडी सवाल की तरह करना। कंसेप्चुअल सवाल है, अच्छी बात सिखा रहे हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7 और ई ऑप्शन है 1। एक सवाल और बोला, ऐसा ही कोई सर्किट है जिसमें एट टाइम t इक्वल्स टू t पर, एट टाइम t इक्वल्स टू VR की वैल्यू है 3 वोल्ट और VL की वैल्यू है 4। एट एनी टाइम t VR की वैल्यू कितनी है और VL की कितनी है? 4। इतना दिए। फिर ये ऑप्शन है। अब मुंडी सवाल है, कैसे सवाल है? मुंडी। मेरे सवाल सबको समझ आया है ना? मुंडी सवाल है दोनों के लिए, दोनों केसेस के लिए मुंडी सवाल है। हाँ, दोनों सवालों का आंसर ऑप्शन सेम है। नहीं, मैं आंसर ही बता रहा हूं, पूछूंगा तुमसे। आपने अपना आंसर चूज कर लिया? अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, ईशा, इसके लिए भी। अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, ईशा, इसके लिए भी। कौन सी किसकी वाली है आपको ढूंढनी है? अरे हाँ ना बोले यार, कोई बुराई वाली बात नहीं। सबने सोच लिया अपने आंसर? सबने आंसर सोच लिए? एग्जामिनेशन की तरह करना है, सही करने पे 10 नंबर, गलत करने पे -1, नहीं करने पे -10। मुंडी नीचे, मुंडी नीचे, मुंडी ऊपर होते ही 20 रुपए ले लूंगा। आसपास वालों के आंसर नहीं दिखने चाहिए। हाँ, पहले वाले के लिए अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, ईशा, शाबाश। दूसरे वाले के लिए अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, ईशा। बहुत बढ़िया, सर पर कर लो। आपसे सहयोग बहुत अच्छा है। इधर सुन, ध्यान से सोच। क्या चीज? ध्यान से सोच। तो VRRMS है क्या? IRMS आर। अरे इसमें जो भी क्रम है उसका IRMS आ रही तो VRRMS होगा। अरे जो भी यहाँ पे RMS होगा वो क्या होगा? IRMS into R। अच्छा, ये होगा VRRMS। क्या होगा? VRRMS। अच्छा, ऐसे VLRMS क्या होगा? IRMS into XL। IRMS into XL। तुझे मेरी बात समझ? अच्छा, मैं बताता हूँ ERMS क्या होता है। ERMS होता है IRMS into Z, into, और Z क्या होता है? √R² + XL²।
कि IRMS R का होल स्क्वायर। अच्छा IRMS R क्या है? और IRMS XL का होल स्क्वायर क्या है? तो ये वैल्यू क्या है? VRRMS का होल स्क्वायर प्लस VLRMS का होल स्क्वायर। सो आंसर इज 5। सो आंसर इज, तुझे मेरी बात समझ? कितना आंसर आया? 5। तुम्हारे प्राण प्रकेलू, इसका आंसर तो 5 है। इधर सुन, ये किसके लिए थी? RMS पीक। किसने क्या बोला? किसी भी टाइम टी पे ये वैल्यू 3 वोल्ट है, तो ये पीक वैल्यू है, RMS वैल्यू है, या वो पूरी पीक इनटू साइन की वैल्यू है? या तुम्हें नहीं आया? ऐसे ही ये पीक है, RMS है, कि पूरे की वैल्यू है। तो ये 3 वोल्ट है टी टाइम पर, और ये कितना है? तो या तो ये 7 होगा या 1 होगा। अगर दोनों प्लस, और क्योंकि प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, तो या तो ये 7 होगा या फिर, तुझे मेरी बात समझ? क्योंकि ये RMS की वैल्यू नहीं है, ये पीक वैल्यू भी, ये किसकी वैल्यू है? जैसे आप जब करते थे, आप क्या करते थे? प्लस माइनस VR प्लस माइनस VL, तो आप इसमें लिखते थे प्लस माइनस VR, मतलब VR प्लस VL इज E। VR को लिखते थे I नॉट R साइन ओमेगा t। तो ये I नॉट R की वैल्यू है, I नॉट R बाय रूट 2 की वैल्यू है, I नॉट R साइन ओमेगा t की वैल्यू है। या तुम्हें नहीं आया? तुझे मेरी बात समझ? इसे इसका आंसर क्या है? 7 भी सही बोल सकते हो और 1 भी, क्योंकि आपको प्लस माइनस मेंशन, तो या तो इसका आंसर 7 होगा या फिर 1 होगा, पर इसका आंसर 5 है। इसका आंसर 5 है। तुम्हें अच्छा सवाल कराने का कोई फायदा समय इसलिए करा रहा हूं, ये तो नहीं करता वो, जबरदस्ती नहीं है। पर जो मैं बोला चमका, मैंने आपको जल्दबाजी नहीं बचाई, आधे पौन घंटे का और है, आराम से पढ़ेंगे। अगले टाइम होमवर्क भी करके लाएंगे। क्या करके लाएंगे? होमवर्क करके लाएंगे। आप लोग सुन लो, बैक पैक मत करो, रुक जाओ 20 मिनट। होमवर्क करके लाओगे एक्सरसाइज 1 2 किसकी? मैग्नेटिज्म की। एक्सरसाइज 1 2 और 2 का लेवल 1 किसकी? और इसके आगे का पढ़ा LCR सर्किट और ट्रांसफॉर्मर। LCR सर्किट और ट्रांसफॉर्मर, बोलो क्लियर है ना?